लास्ट विटामिन टू बी डिस्कस इज साइनोकोबालामाइन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको हम विटामिन B12 या एंटी पर्नीशियस विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो सत्या में अच्छी लिखी थी, कुछ चटर्जी में। खैर, हम इसको अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ जाता है, सेंट्रल कोरेन रिंग। इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, एक कोरेन रिंग आता है। अब ये कोरेन रिंग क्या मुसीबत है, तो ये कोरेन रिंग हमारे पास क्या होता है कि सिमिलरली ये टेट्रापायरोल रिंग वाला स्ट्रक्चर है। कोरेन रिंग क्या है, जैसे हम कहते थे ना प्रोटोपोरफायरिन, तो इसी तरीके से ये हमारे पास टेट्रापायरोल वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन ये फिर इसको हम प्रोटोपोरफायरिन क्यों नहीं कह रहे, अगर ये टेट्रापायरोल ही है तो इसको हम कोरेन क्यों कह रहे हैं, प्रोटोपोरफायरिन क्यों नहीं कह रहे। वो इस वजह से नहीं कह रहे कि होते तो टेट्रापायरोल रिंग ही है, लेकिन प्रोटोपोरफायरिन में जिस तरीके से हमारे पास टेट्रापायरोल रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड थे, वो इसमें इस तरीके से नहीं होते। सपोज कर लो सिर्फ समझने के लिए कि अगर हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन के अंदर टेट्रापायरोल रिंग ऐसे अटैच थे कि 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड था, और है ना 3 और 4 के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है ना मतलब अलग सीक्वेंस होती है। ठीक है, कि जो रिंग्स आपस में ज्वाइंट जो हुए हुए होते हैं वो अलग है ना डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हुए हुए होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटोपोरफायरिन। तभी इसको हम क्या कहते हैं, कोरेन रिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद इस कोरेन रिंग के सेंटर में क्या होगा, टेट्रापायरोल रिंग उसके अंदर भी था, उसके सेंटर में क्या था, आयरन था। इसके सेंटर में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसके कोरेन रिंग के सेंटर में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। वहाँ पे प्रोटोपोरफायरिन के सेंटर में क्या था, आयरन था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट होता है। अब कोबाल्ट के साथ हमारे पास कुछ और चीज़ भी अटैच होगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे आयरन था, आयरन के साथ हमारे पास क्या क्या अटैच था, आयरन के साथ एक जगह पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो सकती थी, और दूसरी साइड पे इसके पास क्या होता था, प्रोटीन चेन अटैच होती थी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इस टेट्रापायरोल जिसको हम कोरेन कह रहे हैं, इसके सेंटर में कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ कुछ ना कुछ अटैच ज़रूर होगा। अब वो क्या अटैच होता है कि अगर हमारे पास साइनाइड ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे साइनोकोबालामाइन। ठीक है, अगर इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोकोबालामाइन। ठीक, इसी तरीके से दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो आके इधर अटैच हो जाते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो इसकी एक्टिव फॉर्म है वो होती है कोबालामाइन। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, कोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन इसकी एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, कोबालामाइन। और वो उस एक्टिव फॉर्म में कोबालामाइन में क्या होता है, कोबालामाइन इज एक्चुअली अ कोएंजाइम। जी शायद चैटर्जी के अंदर पिंक बॉक्स या आप लोग के पास जो कलर हो वो एक बॉक्स के अंदर ही बात लिखी हुई है कि ये हमारे पास क्या होता है कि कोबालामाइन इज अ कोएंजाइम एंड इट इज दैट फॉर्म विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। ठीक है, इस कोएंजाइम में हमारे पास क्या होता है कि कोबाल्ट के साथ एडिनोसाइल 5 एडिनोसाइल न्यूक्लियोटाइड की चेन अटैच होती है। ठीक है, 5 एडिनोसाइल न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, आई गेस ऐसा ही कुछ चक्कर है। 5 एडिनोसाइल न्यूक्लियोसाइड की चेन जो है वो कोबाल्ट के साथ अटैच होती है। साइनाइड अटैच नहीं होता एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में क्या अटैच नहीं होता, साइनाइड अटैच नहीं होता। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, साइनाइड अटैच नहीं होता। एक्टिव फॉर्म में साइनाइड अटैच नहीं होता, क्या अटैच होता है, 5 एडिनोसाइल न्यूक्लियोसाइड, जिसको हम है ना एक और नाम होता है इसका, एक सेकंड, इसका नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। वो एक नाम होता है डी ऑक्सी एडिनोसाइल B12। इसको हम कहते हैं डी ऑक्सी एडिनोसाइल B12। इस 5 एडिनोसाइल न्यूक्लियोसाइड जब कोबाल्ट के साथ अटैच हो जाएगा तो विटामिन B12 का क्या नाम हो जाएगा, डी ऑक्सी एडिनोसाइल B12। खैर, हम इसकी आगे स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन ऐसे होती है कि स्टमक के अंदर, पहली चीज़ याद रखना, स्टमक के अंदर मैं बोल रहा हूँ, स्टमक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो विटामिन B12 जो है वो है ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन से, फूड से अलग हो जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस से लाइक HCl जो है वो हमारे पास उसको फूड से अलग करा देगा। फूड से अलग होने के बाद क्या होता है, स्टमक के अंदर ये हमारे पास एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। विटामिन B12 स्टमक के अंदर अब एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। वो कौन सा प्रोटीन है, वो प्रोटीन है कोबालोफिलिन। कोबालोफिलिन प्लस विटामिन B12 अब एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कोबालोफिलिन और विटामिन B12 का क्या होगा, अब एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ जाएगा। ड्यूडेनम में जैसे ही पहुंचेगा तो कोबालोफिलिन को विटामिन B12 क्या कर देगा, टाटा बाय बाय। विटामिन B12 कोबालोफिलिन को क्या कर देगा, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब क्या होगा, विटामिन B12 बिल्कुल अकेला है, इसको अभी और आगे मंजिल और सफ़र
करनी है, इसको अभी ब्लड में आना है, तो ब्लड में आने के लिए क्या करेगा कि ये अपने आप को जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ज्वाइन करा लेगा। ये हमारे पास क्या कराएगा, पैनक्रियाटिक सीक्रेशंस के अंदर ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन का एक ये है, गैस्ट्रिक जूसेस का ये प्रोटीन है, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर ये आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये अब हमारे पास विटामिन B12 के साथ ज्वाइन हो जाएगा। पहले क्या था, स्टमक के अंदर कोबालोफिलिन और विटामिन B12 था, जैसे ही ड्यूडेनम में आया, अच्छा इसको अलग किसने कराया, विटामिन B12 ने टाटा बाय बाय तो कर दिया, लेकिन कैसे टाटा बाय बाय किया कि पैनक्रियाटिक सीक्रेशन, याद रखना क्या चीज़, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन क्या करेगी कि ये हमारे पास विटामिन B12 को कोबालोफिलिन से सेपरेट कराएगी। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन क्या करेगी, विटामिन B12 को कोबालोफिलिन से सेपरेट कराएगी। ये चीज़ याद रखना, अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेपरेट नहीं हुआ ड्यूडेनम में, तो ये कॉम्प्लेक्स अगर सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा कि B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। अगर कोबालोफिलिन और विटामिन B12 सेपरेट नहीं हुए तो हमारे पास B12 जो है वो दोबारा बॉडी के अंदर मतलब सेल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब या ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन क्या करती हैं, कोबालोफिलिन को B12 से सेपरेट कराती हैं। खैर B12 हमारे पास आ गया ड्यूडेनम में। अब गैस्ट्रिक सीक्रेशन से क्या आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, वो हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा विटामिन B12 के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जैसे हमारे पास म्यूकोसल सेल्स जो होंगे, ठीक है, मतलब ड्यूडेनम के ऊपर जो म्यूकोसल सेल्स लगे हुए होंगे, उस सेल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू कैल्शियम मीडिएटेड के थ्रू ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सेल्स के अंदर क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की छुट्टी। सेल्स के अंदर क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की छुट्टी। अब विटामिन B12 के अंदर क्या होगा, मिथाइलेशन का प्रोसेस होगा। विटामिन B12 के अंदर क्या होगा, मिथाइलेशन का प्रोसेस होगा और ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, मिथाइल कोबालामाइन। अब ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल कोबालामाइन। सेल्स के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर को छुट्टी दी, इसके अंदर मिथाइलेशन हुई और ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल कोबालामाइन। अब मिथाइल कोबालामाइन को लेकर जाने के लिए दो प्रोटीन ब्लड के अंदर जो लेकर जाएगा, सेल्स के अंदर तो आ गया, सेल से ब्लड में जाना है। अब ब्लड में जाने के लिए फिर दो प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ट्रांस कोबालामाइन 1 और दूसरा ट्रांस कोबालामाइन 2, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल है ना कंसंट्रेशन से सुनना कि ट्रांस कोबालामाइन 1 जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांस कोबालामाइन 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांस कोबालामाइन 1 इज़ अ मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ मिथाइल कोबालामाइन। ट्रांस अमाइन कोबालामाइन 1 is the major transporter for vitamin B12. ट्रांस कोबालामाइन 1 is the major transporter for the B12. मेजर ट्रांसपोर्टर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ट्रांस अमाइन 2 का काम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि है ना ट्रांस कोबालामाइन 1 और ट्रांस कोबालामाइन 2 इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 2 है। अब 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकर तो 1 जा रहा है, 2 इंपॉर्टेंट इस वजह से कि हमारे पास जो है सेल के अंदर है ना दूसरे सेल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन या ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है ये हमारे पास है ना 2 करवाता है। एब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास 2 करवाता है, सेल को एक्सप्रेस जो है ये हमारे पास 2 करवाता है। सो 2 जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाता है किसकी, विटामिन B12 की। और ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, ट्रांस कोबालामाइन 1, ठीक। अब जैसे ही हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया तो हमारे पास फिर ये ना ये सेल्स के अंदर जाएगा और उसके अंदर क्या कराएगा, इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये हमारे पास DNA की सिंथेसिस करवाता है। मेजर फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास DNA की सिंथेसिस करवाता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन ये है कि ये हमारे पास होमोसिस्टीन को सिस्टीन के अंदर मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट कराता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, होमोसिस्टीन को मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट कराता है। कैसे कन्वर्ट कराता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है मैंने बताया था कि फॉलिक एसिड का लिंक मैं इससे शो कराऊंगा, वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट। उससे क्या होगा कि विटामिन B12 कंबाइन हो जाएगा। N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट से क्या होगा, विटामिन B12 जो है वो कंबाइन हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि टेट्राहाइड्रोफोलेट एक तरफ हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या होगा, एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि विटामिन B12 और विटामिन B12 और मिथाइल ग्रुप, टेट्राहाइड्रोफोलेट एक तरफ हो गया और विटामिन B12 जो है और मिथाइल ग्रुप जो है वो एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा कि हमारे पास है ना वो जो होमोसिस्टीन जो है, होमोसिस्टीन को अब इस विटामिन B12 और मिथाइल वाले कम्प्लेक्स को रिएक्ट कराएगा और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मेथियोनिन जो है वो बन जाएगा और विटामिन B12 जो है
है वो अलग हो जाएगा। होमोसिस्टीन के अंदर हमारे पास क्या कराएगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करा देगा, तो वो हमारे पास मेथियोनिन बन जाएगा और B12 जो है वो अलग हो जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो हमारे पास टूटेगा नहीं, किसके अंदर है ना, मिथाइल B12 और है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक तो ये नुकसान हो रहा है कि होमोसिस्टीन जो है वो मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्टिव टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्टिव टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि फॉलिक एसिड जो है एक्टिव फॉर्म वाला वो हमें नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई B12 जो है अगर वो होता तो हमारे पास क्या होता कि N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो टूटता किसके अंदर, फॉलिक एसिड और है ना वो मिथाइल B12 के अंदर। अब B12 है नहीं तो हमारे पास मिथाइल B12 और टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, और फिर हमारे पास जो नीचे वाला जो रिएक्शन था कि जिसमें होमोसिस्टीन के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, मेथियोनिन बन रहा था, वो भी नहीं बनेगा। और क्या होगा कि होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट हो जाएगा। होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि है ना वो क्या होता है, होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट आर्थरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ हो जाएगी। और ये होमोसिस्टीन जो है इसकी एक्यूमुलेशन जो है दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, ये हमारे पास इंडेक्स मार्कर शो कराएगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक और रिएक्शन कराता है। वो रिएक्शन क्या है कि ये हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल को ए, हाँ ऐसा ही कुछ करके, बहरहाल मिथाइल मेलोनाइल को ए को ये कन्वर्ट कराता है सक्सिनाइल को ए के अंदर। मिथाइल मेलोनाइल को ए को ये कन्वर्ट कराता है किसके अंदर, सक्सिनाइल को ए के अंदर। यानी कि जो आइसोमरेज एंजाइम होगा उसके साथ ये हमारे पास को एंजाइम के तौर पे विटामिन B12 ऐड करता है। अब अगर ये हमारे पास विटामिन B12 नहीं होगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, और मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा और ब्रेन के अंदर चले जाएगा। मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है वो ब्रेन के अंदर चले जाएगा, और ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो हमारे पास जो है उसको हम फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कैसे डिफरेंशिएट कराएंगे, तो वो इस तरीके से डिफरेंशिएट कराते हैं कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में कोई न्यूरोसाइकेट्रिक जो है वो मतलब एबनॉर्मलिटी शो नहीं होती, लेकिन ये जो विटामिन B12 है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास न्यूरो डैमेज डिजीज़ वगैरह होती रहती है। यानी कि न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज़ होगी वो इस वजह से होगी कि मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है वो ब्रेन के अंदर जाके मसले करना शुरू कर देगा। ठीक है, बाकी इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, वो बहरहाल चैटर्जी से पढ़ लेना।